सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं, इन्हीं के मुंह से इनकी बारे में जानते हैं और फिर पता करते हैं, फिर बात करते हैं इनके क्षेत्र की कि आखिर की गृहिणी होती हैं डिलीवरी के टाइम पे अपने मुख्य उसमें पहुंच जाती है, कैसे किया जाता है ये सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं। लेकिन एक इच्छा थी कि बिजनेस नौकरी तो एक नौकर वाली व्यवस्था है। साल में क्या क्या आपने चेंज देखे? नहीं, 20 साल में इंफ्रा में बहुत बदलाव आया है। जब हम लोग जिस परिस्थिति में अपनी डॉक्टरी शुरू करते थे, मैं अच्छे से याद है जब मेरी पोस्टिंग सन 1998 में उत्तर कोरिया में पर्सनल केयर का जो नेचर है वो उसको पर्सनल अटेंशन देता है और उसका जो बेनिफिट है और जो एसोसिएशन मिलता है उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप गाय को देख लीजिए हमारे यहाँ चाइना के क्षेत्र में, अब जैसे इंडिया में मेक इन इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे ये पॉलिसी फेल क्यों आ रही है? आज भी हम मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, मोबाइल को लाते हैं कंट्रियों से, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी में? अब मैं इसका जवाब देता हूँ। हम किसी को कैसे हैं आप सब लोग? मैंने एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये ब्लॉग। तो मैं हूं अमित वर्मा और इस समय मेरे साथ है, हम बात करेंगे देश में पशु, आप समझते हैं कितना महत्व है पशु का, और डेयरी फार्म की बात करें, मिल्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्व है इन चीज़ों का। तो इस संबंध में हम बात करेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज गंगवार, जो कि यहाँ के बरेली IVR में पोस्ट ग्रेजुएट थे और 20 साल इन्होंने पशु चिकित्सा में काम किया है। तमाम ऐसी चीज़ है इनके बारे में जो इनसे ही पता करेंगे आप। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और आपका अमित वर्मा जी, जिस तरीके से आप जुनून के साथ काम करते हैं और आपका जुनून तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हमने देखिए बिल्कुल एक आज पॉडकास्ट स्टार्ट किया नया। आज हमारा एक विज़न था कि मैं कभी पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ और अपने इस चैनल पर तरह तरह के स्पेशलिस्ट लोग को लेके आऊँ। तो पहली पॉडकास्ट में आपका, पहली वीडियो में आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत। चूँकि आप जो है मुझे इस का सौभाग्य दे रहे हैं, इसके लिए रियली मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूं। और आपके उसमें उम्मीद करता हूं कि आपके श्रोताओं जो भी नए श्रोता जुड़ेंगे उनको कहीं ना कहीं उनके जीवन शैली में मेरे जो भी सुनेंगे किसी न किसी रूप में उनके जरूर लाभदायक होगा। तो हम अपने पॉडकास्ट में बहुत लोगों को लेके आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं, इन्हीं के मुंह से इनके बारे में जानते हैं और फिर पता करते हैं, फिर बात करते हैं इनके क्षेत्र की कि आखिर क्षेत्र में क्या क्या प्रोग्रेस होगी, क्या फ्यूचर होगा और क्या क्या कमियाँ हैं और क्या इनके व्यूज़ हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में, मेरा नाम जैसे आपको पता ही है और आपने सभी श्रोताओं को बता दिया। मेरा, चूँकि मैं मेल हूँ तो मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, ना एज के साथ कोई दिक्कत है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/7/1973 है। दिल्ली में मेरा जन्म स्थान फरकाबाद रहा है। चूँकि मेरे पिताजी सरकारी सेवा में रहे, लेकिन जैसा कि पहले होता था, सभी घर की जैसी गांव की गृहिणी होती हैं डिलीवरी के टाइम पे अपने मुख्य उसमें पहुंच जाती हैं और डिलीवरी का सौभाग्य नंसार में हुआ करता है। यही हमारे इस पूरी बेल्ट का वो है। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, लेकिन मेरी सारी शिक्षा जैसे सरकारी स्कूल होते हैं टेंट वाले दिल्ली में, उन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों से मेरी शिक्षा हुई। करते करते इंटरमीडिएट मैंने दिल्ली में किया। संयोग से ठीक नंबर आ गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, फिजिक्स ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था क्या करना है, लेकिन बाकी जगह बीटेक में भी सिलेक्शन हुए। लेकिन मेरी बचपन से एक बड़ी इच्छा थी और मैं 6ठी क्लास में एक लाइन पढ़ता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। वो लाइन मेरे को बाई हार्ट हो गई। अब मैं पिताजी से बोला कि मुझे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है। तो पिताजी बड़े नाराज़ कि अच्छा खासा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। और ये बात है 1990 की। मैंने 1990 में इंटर किया है। तो मैंने कहा नहीं पापा, मुझे तो वेटनरी डॉक्टर बनना है। तो मैं गया, जैसे एक मेरे पिताजी कोई बहुत बड़ी नौकरी में नहीं थे, एक क्लास 3 एम्प्लॉय, लिहाजा मैं गया। बोले भाई, सब उससे पहले इतना ज्ञान नहीं था बिज़नेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं था।
लेकिन एक इच्छा थी कि बिजनेस, नौकरी तो एक नौकर वाली व्यवस्था है, लंबे समय नौकरी नहीं करनी है। तो मैंने क्या किया कि एक वेटनरी डॉक्टर थे वहाँ के, जैसे वहाँ भैरपुरा और क्या कहते हैं उधर लोनी बॉर्डर के आसपास, चूँकि मेरा घर यमुना विहार दिल्ली में है, वहीं से मेरी शिक्षा हुई, तो लिहाजा मैं आसपास वेटनरी डॉक्टर ढूंढने लगा कि भाई ये डिग्री करके क्या होगा, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए होती है हर आदमी को पहले जीवन में। तो वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई देखो इसमें रोटी की कोई टेंशन नहीं है, नौकरी तुरंत मिल जाती है। और मैं आपको संयोग से बता दूं, आज भी स्थिति ये है कि जो देश में जो गवर्नमेंट का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रिसर्च आर्टिकल अभी लेटेस्ट 2024 का, उसके अंदर भी लगभग 1,80,000 डॉक्टर चाहिए, और आज हमारे पास 80-84 हज़ार डॉक्टर हैं। तो आज भी बहुत बड़ा गैप है। तो मुझे लगा कि बोले नौकरी मिल जाएगी, क्लास 2 अफसर की तुरंत पोस्टिंग हो जाएगी और बढ़िया ठीक रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इससे पिताजी भी कोई नाराज़ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, पिताजी को कोई समस्या नहीं और घर चल जाएगा। और मैं आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चूँकि मुझे लगता था मैं नॉर्थ इंडिया की तो जीवन शैली को बचपन से देखता आया हूँ। पता नहीं ये संयोग की बात कहें, मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं साउथ जाने का मौका मिल जाए, जबकि उस दौर में लोग कहते थे कि भाई क्यों जाओगे 2000 किलोमीटर जब पंतनगर यूनिवर्सिटी नज़दीक है। तो मैंने कहा वो साउथ का जो एक्सपोजर है वो नहीं होगा। तो मैं 5 साल के लिए हैदराबाद चला गया, वो भी बड़ा अच्छा कॉलेज है, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, राजेंद्र नगर। तो वो भी ब्रिटिश पीरियड का एस्टैब्लिश कॉलेज है, जैसे मथुरा वेटनरी कॉलेज है। मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाके मैंने अपनी जैसा होता है वो सब पढ़ाई की, 5 साल की डिग्री होती है। उसके बाद में ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है, जैसे मक्का मदीना कहा जाता है, तो पशुपालन का मक्का मदीना बरेली IVRA को कहा जाता है। तो लिहाजा उसमें एंट्रेंस दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब उस समय डॉक्टर फील होना होता था, मेरे दिमाग में दूसरी चीज़ चल रही होती थी, क्योंकि संयोग से हमारी पत्नी भी वैज्ञानिक हैं IVRA में। तो वो कहती थी सर्जरी करने के लिए 2 लोग चाहिए होंगे। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सर्जरी से MVSC सर्जरी से किया, लेकिन मेरे मन में वो 6ठी क्लास की बात कि मुझे तो व्यापारी बनना है। अब व्यापारी बनने के लिए करा क्या जाए, तो लिहाजा सर्जरी का तो हाईली स्किल्ड जॉब है, इससे व्यापार कैसे बड़ा किया जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे सहयोग किया है, तो मुझे समझ में आया। तो मैंने कोई बात नहीं, 20 साल तक मैं उत्तराखंड में हरसिल, उत्तरकाशी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर का मेरे जीवन में पशुपालन को बहुत अच्छे से समझने में, साउथ से मैं पढ़ के आया था 5 साल, मुझे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो इतना बढ़िया कल्चर है उस ज़िले के अंदर पशुपालन को लेके। वहाँ के ऐसा कल्चर मिल जाता है कि आपको पूर्वांचल के लोग भी मिलेंगे, हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी मिलेंगे, सरदार लोग बिल्कुल डायनेमिक प्रोग्रेसिव सोच के सरदार समाज बहुत बड़ी संख्या में है। मतलब ऐसा मिलता है कि जैसे हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया का कल्चर कहीं ना कहीं ऊधम सिंह नगर में देखने को मिला, और बड़ा काम करने का मौका मिला। और मैंने लगभग वहाँ 6 साल गांव-गांव पगडंडियों पे घूमते हुए कीचड़ में, और बड़ा अच्छा जीवन 20 साल काटा। अब चूँकि दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे तो नौकरी नहीं करनी, मुझे तो व्यापार करना है। कोई दिक्कत नहीं थी नौकरी में भी, ठीक ठाक। अब ये भी बात को ब्रेक करते हैं, वो फ्यूचर की। आप उसके बाद 20 साल आपने जो नौकरी करी, उसके आगे की बात बाद में करेंगे। ये 20 साल की बात करते हैं जो आप 20 साल आपने काटे। तो कहते हैं कि एक इंसान और जानवर, इंसान तो कोई रोग होगा तो बता देता है कि भैया मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। जानवर कैसे पता पाता है कि ये मेरे दर्द है? इतना अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, वो हम लोगों को इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उसको डायग्नोसिस करना, डायग्नोसिस एक आर्ट है। हाँ, नॉलेज तो सभी किताब में, मैं इसको ऐसे कहूँ कि एक ही पशु में एक ही बीमारी है और 5 डॉक्टरों को दिखाया जाए, तो पांचों के पांचों का डायग्नोसिस अलग अलग होगा, प्रिस्क्रिप्शन अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम एक है। तो ये एक आर्टिस्ट, इसीलिए बहुत से डॉक्टर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं बाई चांस, बहुत से डॉक्टर। लेकिन अगर उन्हीं 5 डॉक्टर से अगर बीमारी की डायग्नोसिस लिख के आंसर पूछना चाहोगे तो 5 डॉक्टर का आंसर एक आएगा। तो आर्ट कहाँ है, नॉलेज को उसकी समझना। और जब आप बहुत इन्वॉल्व होकर कोई काम करते हैं, अपने जीवन शैली में अपना लेते हैं, तो बड़ा आर्टिस्टिक वे में। और मैं ये कहूँगा कॉलेज में जितना सिखाया जाता है वो तो साइंटिफिक अप्रोच है, उससे ज़्यादा इस देश की जीवन शैली में पशुपालन है। यहाँ की संस्कृति में रचा बचा है पशुपालन। वो पशुपालन को इतनी बढ़िया से महिलाएं इतना अच्छे से बताती हैं, और उसके पुरुष से ज़्यादा। इसीलिए कहा गया कि 30% महिलाएं
अगर वुमेन एम्पावरमेंट कहीं हो सकता है तो सबसे बड़ी फैक्ट्री या घर बैठे रोजगार देने की व्यवस्था है तो वो पशुपालन है। तो उसमें जब आप देखेंगे कि उनका बताने का तरीका और जो, अगर जब तक आपके सिम्टम के पशु तो बोलेगा नहीं, तो जिस भी घर में महिलाओं की सहभागिता होगी और निर्णय होगा, निश्चित है उस घर के पशु बहुत स्वस्थ होंगे। और दूसरी बात एक और कहा गया है, जिस घर में पशु स्वस्थ होगा, किसी भी किसान के घर में, आप किसी भी किसान से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर आप उसके घर के बाहर जाइए, उसके पशु अगर स्वस्थ हैं तो आप समझ सकते हैं घर के लोग कितने स्वस्थ होंगे। और इसका मतलब उसकी खेती बहुत प्रॉफिटेबल चल रही होगी। ये पूरा गांव के अंदर अगर आप बात करेंगे तो हर आदमी बता देगा। अच्छा, हम बात करें जैसे विदेशों की बात करें और इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अब भी ट्रेडिशनल रूप से ज़्यादा हमारा पशुपालन होता है। एक भावनात्मक रूप जुड़ा होता है, जैसे गाय भैंस होती है तो भावनात्मक रूप वो जुड़ता है, वो अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं, एक बच्चा है हमारा। तो 20 साल आपने काम किया, क्या एक्सपीरियंस मिला? जब आपने काम किया तो टेक्नोलॉजी विकसित थी, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी AI AGI की आ गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो इन 20 साल में क्या क्या आपने चेंज देखे? नहीं, 20 साल में इंफ्रा में बहुत बदलाव आया है। जब हम लोग जिस परिस्थिति में अपनी डॉक्टरी शुरू करते थे, मैं अच्छे से याद है, जब मेरी पोस्टिंग सन 1998 में उत्तरकाशी हरसिल हुआ करती थी, तो हम कैसे ट्रकों में बैठ के जाया करते थे। एक डॉक्टर होने के नाते पोस्टिंग थी हमारी गवर्नमेंट, और हम 90-95 किलोमीटर का भेड़ का माइग्रेशन, और हमें खच्चर मिलते थे 2 जिसमें सामान और टेंट का सामान जाता था, और साथ में हमें घोड़ा मिलता था। आज स्थितियाँ रोड हेड इतने नज़दीक हो गए हैं, हम लोग पूरे दिन सफ़र करते थे पहाड़ों में, जंगलों में। भेड़ें चूँकि ऊपर रहती हैं, जहाँ बुग्याल एक जगह होती है, तो हम लोग टेंटों में रहा करते थे 98 में। उन टेंटों में जब रह के, तो हमारा जो स्टाफ माइग्रेट करता था, लगभग हम पे जितनी भेड़ों को लेके हम चलते थे, तो वो 95 किलोमीटर का हम रोड मैप बनाते थे, जो कि 95 किलोमीटर में सीज़न के अकॉर्डिंग आज ओलावृष्टि हो सकती है, संभावना पुराने समय में कैसी ओलावृष्टि हुई है, कैसे हमें बुग्याल में क्यों ले जाते थे, क्योंकि जब तक उसको फीड अच्छा नहीं होगा, तो बुग्याल में बुग्गी घास होती है वहाँ एक, तो हम लोग इसलिए नीचे 95 किलोमीटर का गर्मी में माइग्रेशन ऊपर करते थे बुग्गी घास को खिलाने के लिए, जिससे कि भेड़ों की बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों, हीट में आ जाएं और कंसीव कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। और पशुपालन में जितने बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो निश्चित है कि वो पशुपालन प्रॉफिटेबल होगा। अब तो प्रॉब्लम आती नहीं ना, जैसे अब तो AC का ज़माना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AC में होता है, अब टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। नहीं, वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लैब तक किसी चीज़ को करना अपनी जगह ठीक हो सकता है। हिंदुस्तान में कभी भी पशुपालन, आपको मैं संयोग से बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व की सबसे ज़्यादा पशु आबादी इस भारत में है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से और समझाऊं, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ये कारीगरों का और MSME का देश है। आज भी हमारा 50% जो एक्सपोर्ट है वो हमारी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज दे रही हैं। तो लिहाजा जो हमारे यहाँ हुनर है वो छोटी MSME में ज़्यादा सर्वाइव का मतलब सक्सेसफुल होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो US की कुछ टेक्नोलॉजी साइंटिफिक अप्रोच में जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, उसको तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बाकी कंट्रीज़ के अंदर मैन पावर की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो ये नहीं कि आप झुंड में गए और 2 आदमी डेयरी फार्म चला रहे हैं, वो इंडिया में संभव नहीं है। क्योंकि इंडिया में पर्सनल केयर का जो नेचर है वो उसको पर्सनल अटेंशन देता है, और उसका जो बेनिफिट है और जो एसोसिएशन मिलता है उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप गाय को देख लीजिए, हमारे यहाँ इस देश में कितनी तरीके से आस्था से जोड़ा गया हुआ है। आस्था से जोड़ने का लॉजिक एक है कि हम वैज्ञानिक विधि से खाली लकीर के फ़कीर ना बन जाएं, उसकी जगह आस्था भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें विश्व में, क्योंकि 90 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, लिबरलाइजेशन हो गया, तो हमें अब एज ए ग्लोब कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, अब उसी पे आते हैं, हम बात करते हैं। तो 20 साल में जो आपने, और टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, बहुत कुछ चेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितने डेवलपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, AI का ज़माना है, उसके बाद AGI का ज़माना आ रहा है। तो आप एक साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, शुरू से ही आपने बताया हमें। तो 20 साल में जो कमियां आप देखते हैं
तो अब मैंने देखा ये तो आपने रिसर्च करी है, खूब ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते ही रहते हो। और आपने 18 में जॉब छोड़ी थी ना? मैंने 17 में जॉब को 17 में रिजाइन जॉब कर दिया। तो उसके बाद लगातार आप पढ़ रहे हो, मैंने देखा पूरे आपके रिसर्च पेपर हैं और पूरा आप कर, अब आप कर क्या रहे हो ये बताओ। ऐसा है कि अगर भारत की, अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो प्रति व्यक्ति आय इस भारत के प्रत्येक नागरिक की हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। अब अगर हम सबसे डेवलप कंट्री की बात करें, क्योंकि हमारा देश बहुत बाद में फ्रीडम मिली, तो लिहाजा हम लोग लगभग 150 साल पीछे हैं यूएस से। ठीक। क्योंकि यहाँ पर, लेकिन क्षमता और युवाओं का देश भी विश्व में अगर सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है तो भारत है। ठीक। अगर मेरा जो सोचना है, और लगभग 10 करोड़ लोग इस भारतवर्ष के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए पशुपालन से जुड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ लैंड जो है फ्रेगमेंटेड होती जा रही है। बड़ी लैंड होल्डिंग्स, 80% जितने एग्रीकल्चर पे आश्रित हैं जो किसान, जो लाइवलीहुड है, जो कि मोर देन 45% जो लाइवलीहुड है किसान मतलब इस देश का, वो एग्रीकल्चर देता है। अगर हम गन्ने की, धान की, गेहूं की खेती करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो उसकी CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो लगभग 2 से 4 के बीच में और 5 तक चली जाती है। अगर हम 2 की CAGR का मतलब है, भारत को अगर विश्व शक्ति बनना है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक की CAGR मतलब जो भी वो काम करता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ाने का रास्ता क्या है? हम स्किल्ड हैं, हमारी संस्कृति में है। हम कोई और चीज़ पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि हम उसको अपनी जीवन शैली में ला करके उससे प्रॉब्लम का सलूशन ना ले पाएँ। जितनी शिक्षा ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस देश का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं कृषि से और पशुपालन से आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, उसको नॉलेज दे दी जाए और उसके लाइफ को प्रोडक्टिव बना दिया जाए और उसकी CAGR अप कर दी जाए। जैसे भारत की 2024 का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि लगभग 8 की GDP के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। अब आपको सेक्टर जोड़ने हैं, जैसे पशुपालन की जो CAGR है 7.9 ऑलमोस्ट 8 है। मधुमक्खी पालन, उसकी CAGR लगभग 8.2 है। या मछली पालन, मछली, हमारे दर्शकों को ये बताओ CAGR का मतलब क्या है? CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, मतलब किस ग्रोथ रेट से हम आगे जा रहे हैं। और दुनिया में अगर हमें ये पेस है, जैसे स्पीड है, हमें किसी को पीछे करना है, मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है और 80 वाला आगे है। तो अब बताइए पशुपालन की कितनी, अब शुरू करिए, पशुपालन कितनी है? पशुपालन की 8 है, मतलब 8% एनुअल ग्रोथ है। 8%, 8.0 के आसपास हम मान लेते हैं, 7.92 है, जो ये हर साल की कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक। तो हमें देश की, और इस देश को मैं आगे कह सकता हूँ, आगे अगर ले जाने की शक्ति अगर किसी के पास है तो इस देश की किसानों के पास है। तो यूरोप से कम है क्या? यूरोप से बहुत पीछे हैं हम अभी। उनके क्या है करीब? उनकी तो CAGR अपनी अलग है। उनके यहाँ तो अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक जो है, क्योंकि उस पर कभी और आप करिएगा तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। अब तो अभी आपको ये देखना है कि अभी हम लोग बात करते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं। हम लोग की हमारी इकोनॉमी लगभग $3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो लगभग 140 करोड़ भारतीयों से मिलकर बनी है, जिसमें यहाँ के श्रेष्ठ बिजनेसमैन भी आते हैं और इस देश का गरीब भी आता है। अब यूएस की आबादी बहुत कम है, और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों की लगभग 35 करोड़ की आबादी थी। आज हम 140-45 करोड़ के बीच में कहीं हैं। क्योंकि अभी मैं इसलिए कोई करेक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा जनसंख्या का जो गणना होती है उसको अभी रोका हुआ था, जिसको दोबारा जब भी होगा तो करेक्ट डेटा आ जाएगा। तो क्योंकि 2011 के बाद से नहीं हुआ, तो हमें तो ऐसे में अगर इस देश को आगे बढ़ना है, अगर हम एशिया की बात करें तो सिंगापुर ले लें या और जगह, वहाँ की लैंड होल्डिंग्स की जगह अगर मान लो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं। वो लोग की मजबूरी है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के अंदर चूँकि हमारे पास मैन पावर है और दुनिया की कोई मशीन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती है, ऐसा कोई, वरना तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि ये दुनिया में विश्व की सबसे बड़ा एसेट अगर किसी के पास है
तो ये भारत के पास है। और जो साथ में स्किल है, आज आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा प्रोडक्ट महिलाओं को लिए लीजिए, अगर हम इस शक्ति को महिलाओं के हाथ में दे दें, घर में भी रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, साथ में युवाओं को जोड़ दें पशुपालन में जिसका उनको ऑलरेडी उन्हें आता है, पर जरूरत है थोड़ी साइंटिफिक, जो उनकी ज़रूरत है उसको हाइजीनिकली क्लीन, चूँकि इंटरनेशनली अगर हमें अपने प्रोडक्ट कुछ दे सकते हैं हम, तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं घी का, बहुत डेवलपमेंट हुआ इस 10 साल में। अगर हमारे यहाँ घी की बात करें तो 2 तरीक़ा का घी होता है, एक प्रोडक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं घी की ज़रूरत होती है और घी एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है। तो जो अब 2 तरीके से घी बनता है, एक घी बनता है कि आपने दूध को क्रीम अलग कर दी, सेपरेटा अलग हो गया, जिसे टोन्ड और डबल टोन्ड और से ये सब बातों से ब्रांड से बेचा जाता है, और क्रीम का घी बना दिया। ये घी तो बड़ी मशीनें बना सकती हैं, ये कल्चर बाहर से आया है। हाँ, ये बाहर का ब्रांड। हाँ। और दूसरा घी हो गया आपका जो हमारे देश की जीवन शैली में ये इंडियन घर घर में। हाँ। जिसको इस हिंदुस्तान में 3 ही तो ट्रेड थे, सिल्क का ट्रेड था जो स्किल्ड बेस्ड था, और दूसरा घी का ट्रेड था, तीसरा मसालों का। तो हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनना है तो अपनी जो अपने हमारे पूर्वज करते आए हैं उसको साइंटिफिक लेके चलना पड़ेगा, और उसको टेस्ट ही तो बेचना है हमें। और मेरा मानना है हिंदुस्तान में जगह जगह टेस्ट है। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है, विश्व शक्ति बनना है, तो हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की करे? टेस्ट को बेचे, एसओपी बेचना है। हमारे यहाँ क्या है कि एक गांव में चले जाओगे वो अलग तरीके से गर्म कर देगा, अलग टेम्परेचर पे गर्म करेगा, उसका टाइम ऑफ टेम्परेचर अलग होगा घी का। तो जो दूसरा बिलोना मेथड ऑफ घी है उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये किलो है। तो हिंदुस्तान में इसमें आपको एक क्लियर कर दूं, मेरी अभी सिस्टर आई थी जापान से, तो जो हम नॉर्मल घी जो करते हैं डिब्बे वाला, तो यहाँ पर 600-700 रुपये केजी है, लेकिन हम जापान की बात करें तो 3,500 रुपये केजी है। मैं नॉर्मल घी की बात कर रहा हूँ जो हम लोग खाते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो 5 डिब्बे ले गई है वहाँ पर, ठीक है। अब आगे बताइए, उसका मतलब 6-7 हज़ार, वो 6-7 हज़ार बिकता हो। अब आपने देखिए मैंने कहा, और ये हर महिला को आता है, जरूरत है उसको एसओपी बांधने की, क्योंकि हमारे यहाँ पता लगा किसी महिला ने जला दिया, किसी महिला ने कल्चर को डाल दिया, किसी महिला के दूध का जो कलेक्शन है, जानवर की जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो बहुत प्रॉपर नहीं है। तो हमें क्या होना, इसकी एसओपीज अगर देनी है, अगर हमने इसकी एसओपीज रेडी कर दी और उसको ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग। हमारे दर्शक को आप ये बताओ एसओपी क्या होता है? एसओपी क्या है कि जैसे आपने देखा कि आपने आसपास बहुत सारे ब्रांड बिक रहे हैं, चल रहे हैं, कभी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, एसओपी बेची जाती है। जैसे मैं अगर सबसे ज़्यादा नए युवा बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैकडी का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैकडी ले लीजिए, डोमिनोज का पिज़्ज़ा ले लीजिए। सरल भाषा में आप बताओ कि जैसे वो करते क्या हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने पिज़्ज़ा दिल्ली में खाया तब भी एक ही टेस्ट आएगा, आपने बरेली खाया तब भी एक टेस्ट, बनाने का तरीका, टेस्ट दोनों सेम है। इट मीन्स कि कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है तो टेम्परेचर चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो एक जैसा टेस्ट, एक जैसे मसाले चाहिए। तो उसके जो प्रोसीजर होगा उसको अगर साइंटिफिकली राइट डाउन कर देंगे तो उसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाएगा। मतलब ये कहीं से एक सेंट्रलाइज कहीं से ऑपरेट हो रहा है, वहां से गाइडलाइंस लिखी आ रही है और वो उसको पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। पूरा वर्ल्ड अपना अपना हो सकता है, साइंटिफिक तरीके से उनका ये कहना नहीं है। जैसे हमें उनको फॉलो नहीं करना है, हमें क्या करना है, साइंटिफिक और हाइजीनिक रूप में तो उनको फॉलो करना है। लेकिन ये गाइडलाइन तो मेरी महिलाओं की है ना, ये हमारी संस्कृति की है, इसकी एसओपी वो क्यों बनाएंगे, हम बनाएंगे, ठीक, क्योंकि ये टेस्ट तो उन्होंने बहुत सालों से। मैकडी की बात करूं, मैकडी के तो अब उसी चीज को आप इंडियन कल्चर में लाना चाह रहे हो, उसी चीज को एसओपी आप समझ लो। दर्शक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मैकडी फॉलो करता है एसओपी, वही डॉक्टर साहब हमारी अपनी संस्कृति में जो चीज रची बसी है उसकी एसओपी लिख रहे हैं साहब। आप समझ में आएगा, अगर हमने एसओपी लिख दी तो वो ब्रांड कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएगा घी के रूप में, तो उससे क्या फायदा होगा, डेली कंजम्पशन की चीज है, एक तो खराब नहीं होता, और हमारा जो मट्ठा है उसको हम अपने जानवरों के लिए अगर खिला लेते हैं, अगर तो उसकी पूरी कीमत अगर हमें दूध की घी के रूप में मिल जाए और हमारा मट्ठा खा, तो हमारी जो फीडिंग कॉस्ट है पशुपालन की कम की जा सकती है, और हमारी महिलाओं को और युवाओं को वो गाँव में रोजगार। आपकी तरह और भी लोग सोच रहे हैं क्या? नहीं, बहुत लोग सोचते हैं और बहुत लोग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर जिस चीज़ से 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हों, अगर उसके जीवन से, और ये मेरा बचपन का सपना रहा, इसलिए मैंने सरकारी सेवा से जॉब को रिज़ाइन किया। तो मैंने क्या किया, जो 4 इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं कि छोटी फ्रेगमेंटेड लैंड है, छोटी लैंड है, हमारे यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री बहुत अच्छी आरओआई है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा कन्वर्स करती है वेस्ट को कन्वर्ट करने का।
हमारे यहाँ एग एक अच्छे ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी सी यूनिट में, वो जीवन शैली में है। आप किसी गांव में चले हो, 10-20 मुर्गियां उसने पाल रखी होंगी, अब उसको कैसे हमें बढ़ाना है जिससे उसका रोजगार हो जाए। एक अंडा 10 रुपए से 50 रुपए तक बिक जाता है। दिक्कत कहाँ खड़ी होती है कि हमारे किसानों के उसके प्रोड्यूस का उचित मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि मिडिल मैन सारी प्रॉफिट्स उसको ले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से उनको पेमेंट कैसे पहुँचे और वो अपना प्रोडक्ट अपने घर में, जैसे हम शोरूम्स को जब देखते हैं दिल्ली, एनसीआर, बड़े बड़े बॉम्बे, उन सिटीज़ में देखते हैं, लेकिन आप खुद देखो, आपने कभी तोरी खरीदी होगी, एक तरफ दिल्ली में मिल रही हो या किसी शहर में मिल रही हो, मॉल में मिल रही हो, और एक तरफ किसान के खेत में सिंपल डलिया में रखी हो और उसके पीछे उसका खेत दिख रहा हो। मुझे आप बताओ, आप किस तोरी को या कद्दू को खरीदना चाहोगे, लौकी को खरीदना चाहोगे? आपको इमीडिएट परसीव करता है कि ये खेत है जहाँ तोरी लगी हुई है, इसने तोड़ के बैठा है। इट मीन्स कि वो मॉल्स किसान की जो जीवन शैली में जो चीज़ पैदा होती है उसकी जगह कभी नहीं ले सकते जो किसान कर रहा है। ज़रूरत है उस क्षेत्र के किसान की जो दुकान है उसको हाइजीनिकली, साइंटिफिकली, एसओपी के साथ बांधने की। अगर हम इसको दे दें कि भैया ऐसे ऐसे पालो, ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक्स मत दीजिएगा, कोई दवाई मत दीजिए, ये दवाइयाँ दीजिए और इस एसओपी को फॉलो करो, हम आपके टेस्ट करा देंगे, टेस्ट के बाद सैंपल ओके हो गया, आपका पैसा आपके अकाउंट। तो इससे जो रूरल माइग्रेशन है अर्बन की तरफ रुक जाएगा और उसको गांव में अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, जो चौकीदार हम शहरों में ढूंढते हैं, माँ बाप तो बढ़िया चौकीदार तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3 पीढ़ियाँ एक साथ जी रही होती हैं, दादी बाबा, मम्मी पापा और बच्चे, एक जनरेशन 20 साल की है, और जो तीनों का जो कम्बिनेशन मिलेगा वो बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। और ये हमारी संस्कृति। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ डेयरी फार्म का। तो डेयरी फार्म में अगर कोई इस्टेब्लिश करना चाहे तो एसओपी किस तरीके से, आपकी सोच के हिसाब से एसओपी किस हद से काम करेगी? सबसे पहले तो क्या है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पर उसे ब्रांड, मतलब एक तरीके से जेनेटिकली प्रूवन एनिमल मिल जाए। सबसे पहले तो उसका एसेट क्या है, किसी डेयरी फार्म का एनिमल्स है। तो हम लोग इसके ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना रहे हैं जिसके अंदर किसान अपना पशु को दिखा देगा और दूसरा आदमी उस किसान से कांटेक्ट करके डायरेक्ट परचेज कर लेगा। दूसरा, क्योंकि जैसे ही वो तो उसमें आपकी गाइडलाइंस होगी कि पशु को खरीदते समय क्या क्या ऐसा होता है ना। जैसे किसी भी गाड़ी को आप देखिए, कार को, क्योंकि मैं इसलिए शब्दों को दे रहा हूँ कि जो हमारे बहुत सारे इस पॉडकास्ट को बहुत सारे शहर के लोग सुन रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। तो गाड़ी के अंदर आप फ्रंट फोटो, बैक फोटो, साइड फोटो डाल देते हो, मॉडल लिख देते हो, उसके बाद में उसकी क्या है, उसका मैनुअल, कितना पूरा मैनुअल, उसका मैनुअल बनता है ना, स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ऐसी पशु में होता है, पशु के पैरामीटर्स होते हैं। अब आप दर्शक समझ रहे हो क्या, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पशु के पैरामीटर में 4 फोटो हो गई। अब आपने देखा उस 4 फोटो के बाद में उसने अडर को देखा कि इसकी मिल्क कैपेसिटी क्या है, मिल्क वेन कैसी है, इसका पूंछ कैसी है, सींग कैसे हैं। तो ऐसे ही हर ब्रीड के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक। तो उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट किसान ने अपनी बात कह दी, अब दूसरा आदमी, किसान को हो सकता है ज़्यादा नॉलेज हो, अब दूसरे जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनको ये ब्रीड के बारे में पता ही नहीं है। तो हम लोगों ने उसमें एक ऑप्शन देंगे, क्योंकि गांव-गांव पशुपालन में पशु चिकित्सकों का नेटवर्क है। ठीक। वो क्या करेंगे, उसको, जैसे आपने ट्रू वैल्यू देखी है, गाड़ियों की ट्रू वैल्यू होती है, तो किसान ने अपनी डाली, उस पर ऑप्शन दे दिया कि भाई तुम जाओ अपनी इसकी ट्रू वैल्यू एवेल्यूएट करा लो। ठीक। तो पशुपालन का डॉक्टर वहाँ ग्राउंड पे होगा, उसने उसके एनिमल को, उसको अपग्रेड करके अपना नाम लिखा, वेरीफाइड बाय सो एंड सो, और उसके जितने ईमानदारी से वो पशु देने लगेगा तो धीरे धीरे डिजिटली उसको स्टार रेटिंग मिलने लगेगी। तो आपकी टेक्नोलॉजी में पशु का डेटा भी रखा जाएगा, इसका मतलब डेटा भी रखा जाएगा और साथ में उसकी पूरी रिकॉर्ड होगा। कैसे गाभिन हुई थी, कैसे आई थी। धीरे धीरे इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पुरानी जनरेशन में अगर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये 21वीं सदी का ज़्यादा स्टार्ट कर दो, वहीं से चालू, वहीं से आगे बेटर हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद और क्या क्या आपने डेयरी फार्म में रखा? दूसरा जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट्स है किसी भी डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करने के लिए, तो उसका चारा और फीड है। ठीक। अगर हमें पता लगा बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आते हैं, वो सारे के सारे ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां बना रही हैं। ठीक। तो उनका प्रोडक्शन किसी एक जगह पे है और लॉजिस्टिक का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए बताएंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं और कौन कौन से आपको ऐड ऑन करने हैं।
तो उसको वही इंग्रेडिएंट मंगाने पड़ेंगे। तो लॉजिस्टिक जब कम हो जाएगा और प्रोडक्ट उसका लोकली अवेलेबल होगा तो फोर्टिफिकेशन उसी चीज़ का होगा जो उसके लोकल एरिया में रीच में नहीं होगा। तो लॉजिस्टिक बचेगा तो निश्चित है कि उसकी कॉस्ट जो है फीड की कम हो जाएगी। और चारे में अलग अलग सीज़न में अलग अलग चारे उसको बता दिए कि कैसे रोटेशनल ग्रेजिंग करें, कैसे रोटेशनल चारे लगाएं, क्योंकि चारा हिंदुस्तान में पशुपालन में लगभग 30% डेफिशिएंट हो रहा है। तो अगर किसान गन्ना, धान, गेहूं की फसल करता है तो उसमें साल में 2 बार करता है या 1 बार करता है गन्ने में। इसकी जगह अगर वो एक व्यक्ति पशुपालन कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका पशुपालन के लिए चारा उगा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चारा उगा करके उसको सेल कर देगा। तो जो उसकी आय है एग्रीकल्चर में, चाहे वो धान, गेहूं, गन्ना लगाता है, उसकी जगह उसके पास डायरेक्ट मार्केट वहीं अवेलेबल हो जाएगी और वो चारा बेच लेगा। तो उसको निश्चित है कि जो प्रॉफिट जो CAGR एग्रीकल्चर की कम है और पशुपालन की ज़्यादा है, डबल्स का फ़र्क है। तो उसकी भी धीरे धीरे क्या होगा, उसकी भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है बढ़ने लगेगी। इसके बाद आती है तीसरी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2 लाख डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है और प्रति पशु जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ बहुत कम है। इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो क्वैक्स अवेलेबल होते हैं। अगर महिला इम्पॉर्टेंट कड़ी है, इम्पॉर्टेंट कड़ी होने के नाते पशु का जो देखभाल करती है वो महिला करती है, तो सिम्टम जो सबसे पहले पता लगते हैं वो महिला को पता लगते हैं। अब उसने अपने आदमी को बताया, वो कभी ब्लॉक गया, तहसील गया, जहाँ भी डॉक्टर अवेलेबल है, तो जनरली बड़े डॉक्टर्स तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको भी डॉक्टर घूमते रहते हैं। अब वो क्या हो, उसको जितनी समझ है उसने वैसा बता दिया। एक साइकिल मिस होना, अगर वो 10 लीटर की जानवर है तो अगर वो 10 लीटर का मतलब अगर 50 रुपये लीटर का भी हम दूध के रेट मान लें तो 500 रुपये रोज़ हो गया, और 1 महीने में कितना हो गया, 15,000 रुपये। और 2 साइकिल मिस हुई, 2 महीने पीछे गया तो 30,000 का तो लॉस हो गया। तो कितना बड़ा। अब एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ क्या है, उसको जो काम मिलता है गन्ना लगा करके वो 2 महीने काम करता है, बाकी 10 महीने खाली घूमता है। धान गेहूँ लगाता है तो 3 महीने का काम मिल जाता है, बाकी 9 महीने खाली घूमता है। अगर हम सब्जी लगाते हैं तो मैक्सिमम जो काम मिलता है वो आपको मान के चलिए कि 9 महीने मिल जाता है। इसीलिए CAGR हॉर्टिकल्चर में, सब्जी में और फलों में ज़्यादा अच्छी है, चूँकि इसके प्रोडक्ट में। तो हमें जितना एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन कहा जाएगा, कि मतलब आपने धान, गेहूँ, गन्ने की जगह ये चीज़ें करने लगे। लेकिन आजकल इंटरनेशनल इकोनॉमी में अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है और सबको प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, तो हमें कहीं ना कहीं वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या है? वर्टिकल फार्मिंग नहीं है। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन ये है कि आपने पता लगा बहुत अच्छा पैदा कर लिया हर चीज़, लेकिन आप मार्केट दे ही नहीं पा रहे, इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इंटरनेट अब गांव-गांव पहुंच गया है, तो हमें अपने प्रोडक्ट को SOP के अकॉर्डिंग बनाना है। पशुपालन भी SOP के अकॉर्डिंग करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। और हमें निरंतर अपना रिकॉर्ड रखना है। जैसे आपने देखा होगा, दिवाली आती है हम लोगों की संस्कृति में और हम लोग नए बही खाते बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? रिकॉर्ड रखना। हम लोग अपनी जीवन शैली में, जैसे अगर हम व्यापारिक सोच विकसित करना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में, चूँकि पशुपालन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, उसका व्यापार है, तो हमें रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? हमने क्या चीज़ लाए, कितने रुपए की लाए, किस तारीख को लाए, हम किस चीज़ को बेचा, हमने कितने तारीख को बेचा, उससे हमें कितना रुपया आया, किस तारीख को आया। तभी तो पता लगेगा जो हमने पहले वाला जो सामान खरीदा था उस पर इंटरेस्ट कितना बना हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये सोच विकसित करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाए कि जिससे कि जैसे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा खाता बुक करके चलता है, तो ऐसे ही वो अपनी चीज़ों को खाता बुक बना लेगा किसान। अब डॉक्टर को दोबारा देखना है तो वो सारा रिकॉर्ड पूछना नहीं पड़ेगा उसको। किसको? डॉक्टर को। हो सकता है कि पत्नी को रिकॉर्ड पता हो, अब आदमी सामने बैठा है, तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो सही थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन आ रही हैं। और जब थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन आएंगी तो आप उसको कहीं ना कहीं सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब एक डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात और कर रहे हैं कि एक किसान हो, जब मैं एक गांव की बात करते हैं, किसान है तो पशुपालन कर रहा है, तो उसके यहाँ दूध हो रहा है, मिल्क हो रहा है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि घर में ही कंजम्पशन होता है, गाँव में बेच लेते हैं। अब शहर में बिक रहा है 75 रुपये 70 रुपये दूध, और वहाँ बेचारे वो 30 रुपये 40 रुपये बेच रहे हैं।
और एक ट्रेडर आता है, गांव से दूध उठाता है, उसकी वैल्यू एडिशन करके वो महंगे दामों में शहर में बेच रहा है। चाहे वो कंपनियां भी ले लो, कंपनियां जा रही हैं सस्ता दूध उठा रही है। तो इसमें क्या आपका कुछ ऐसी भूमिका निभा रहे हो कि किसान को कुछ ऐसी चीज़ें वैल्यू एडिशन करने की चीज़ सिखा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, ताकि वो गाँव में बैठ के वैल्यू एडिशन करके वो ट्रेडर बन जाए? क्या ऐसा कुछ लेके आ रहे हो उसमें? मैंने क्या बताया, एक्चुअली में आपसे मैंने एक एसओपी की बात कही। हाँ। आपको एक बात और बता दूं आपके दर्शकों को, इस देश में जितने वैल्यू का धान और गेहूं, क्योंकि प्रमुख फसलें यही होता है पूरे देश में, उससे ज़्यादा वैल्यू का सिर्फ दूध अकेला प्रोडक्ट है। और दूध के अंदर 365 दिन रोजगार मिलता है, क्योंकि रोज पशु को 2 बार चारा डालना है, 4 बार गोबर फेंकना है, 2 बार दूध निकालना है, तो आपको 365 दिन रोजगार मिल गया घर में। इसीलिए इसमें पशुपालन में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 8 की आ रही है। अभी साइंटिफिक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, गैप इतना बड़ा है। मैंने बताया कि 1 लाख डॉक्टरों की कमी है पशुपालन में, तो अब इतने बड़े गैप को एक दिन में तो फिल नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी इस गैप को फिल कर इसमें क्या आप बेस से क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो कि एक मिल्क में वैल्यूएशन करके वो मार्केट तक ला सकते? इसमें क्या इसमें मान के चलिए कि जो दूध आपका 50 रुपए लीटर, या बहुत इंटीरियर के इलाके हैं जिनका इंफ्रा पुअर है, वहाँ 30 और 40 रुपए में भी दूध को ले लिया जाता है। इसके एरिया स्पेसिफिक रेट्स होते हैं। तो अगर हम उसके 40 रुपए को एक एवरेज मान लें, 50 रुपए तो आपको शहर के नज़दीक के जो गांव होंगे वहाँ 50 रुपए का पैसा मिल जाएगा। और अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग है। जहाँ जितनी गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, वहाँ दूध सस्ता है। और जितना जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, वहाँ दूध के रेट अलग अलग है। तो ज़रूरत क्या है कि आपको ये सारे साइंटिफिक डेटा है, रिसर्च आर्टिकल्स बोलते हैं कि अगर हम उसका वैल्यू एडिशन कर दें जहाँ पर पैदा हुआ है एसओपी के तहत, तो आपका 68% वैल्यू इंक्रीज की जा सकती है। अगर हम 50 रुपीज़ के मिल्क को वैल्यू एडिशन कर देते हैं, सिंपल सा गणित समझिए, दही है, दही सब जगह 100 रुपये मिलता है। नेक्स्ट वैल्यू एडिशन लस्सी है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति में हर आदमी ने पी होगी। जब उसका हम वैल्यू एडिशन देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग ब्रांड, तो वो 300 रुपये लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब 24 घंटे में ऐसी कोई इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है जो आपको 50 रुपये के दूध को दही बनाने पे 24 घंटे के अंदर 100% का वैल्यू एडिशन करती हो। तो ये बहुत बड़ा व्यवस्था हो सकती है हिंदुस्तान में गांव बैठे हुए लोगों के लिए रोजगार की, और साथ में उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की। तो अब इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसमें 68% की ग्रोथ जो होती है, जो मिडिल मैन है, जो ब्रांड एसओपी फॉलो कर देते हैं, वो लोग तो उसका लाभ ले जाते हैं, लेकिन जो इस देश का गरीब किसान है उसको वो उचित लाभ उस तक नहीं पहुंचता। तो मैंने ये व्यवस्था बनाई है कि वो अपना पशुपालन करेगा और उसको एक एसओपी फॉलो करनी है, और वो प्रोडक्ट अपना प्रोसेसिंग प्लांट को देगा, और ये ब्रांड जो है किसानों का होगा, जिसकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हमारी कंपनी या कोई ट्रस्ट या चीज़ें करेंगी आगे अलग अलग तरीके से। और कस्टमर को वो रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, और जो मार्केट के ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगा। और वो पेमेंट अभी तक जो बड़े लोग शहर के नज़दीक की रीच में होते थे वो अकेले खाते, उसको इस्तेमाल कर जाते थे, और जो एक्चुअल में बेनिफिट, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना तो मिठाई नहीं बन सकती, रॉ मटेरियल के बिना लस्सी नहीं बन सकती, रॉ मटेरियल घी नहीं बन सकता, तो उसका जो प्रॉपर पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से जब किसान तक जाएगा, और प्रोडक्ट कच्चा माल वही है। जैसे आपने देखा गन्ने की मिलें कहाँ लगती हैं, जहाँ गन्ना पैदा होता है। तो बस इसको स्ट्रेटजिकल प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स जो मोनोपोली ना कर पाएँ। तो इसका मतलब जितनी भी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, तो क्या वो एसओपी अपने तक ही सीमित रखती हैं, और आप क्या इस एसओपी को आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो? ये अंतर है। बहुत बड़ा अंतर ये है कि बड़ी कंपनियां, कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, वो कितनी भी बड़ी हो, आज भी अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात करूं, जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं इंडिया के, वो हमारे इस देश की 140 करोड़ की आबादी में चुनिंदा हजारों में गिनती होगी। वो अपने तक सीमित रखते हैं, वो देना नहीं चाहते कि किसानों तक वो चीज़ पहुंचे। इस देश का भविष्य नहीं बदल सकते, वो देना ही नहीं चाहते कि किसानों तक ये बात पहुंचे। शायद आप देना चाहते हैं कि वो ये टेक्नोलॉजी, ये एसओपी आपकी आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, ये देना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर इस देश को विश्व गुरु बनना है और विश्व पटल पे जाना है, तो वो चुनिंदा 1000, 2000, 5000 लोग मिलकर के नहीं कर सकते। इस देश की प्रत्येक नागरिक, और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा 2 बातों को, एक महिला जो 50% और 30% युवा,
ये 80% लोगों के हाथ में एसओपी के कॉन्सेप्ट को दे दिया जाए तो जो काम हम 50 साल में करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर हम सारी व्यवस्थाओं को बना सकते हैं। ये सरकार क्यों नहीं सोचती आपकी तरह? नहीं, सरकार भी ऐसा सोच नहीं रही कि है सरकार नहीं सोचती, सरकार भी सोचती है। क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा चीज़ों का? एक्चुअली में एक बात समझिए, सरकार की अपनी लिमिटेशन है। आप अब देखिए इस देश के अंदर जो टैक्स पेयर है मात्र 5% लोग, ठीक। इस सारी चीज़ का समाधान शिक्षा है। अब हमारे यहाँ जितने भी शिक्षित लोग हैं वो सब लोग नौकरी के माइंडसेट पे, मुझ जैसे लोग तो उन्हें अपनी सैलरी लेनी है, मतलब वही तक उनके दिमाग में ये बात आ गई है। अब 20 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैं भी तो 60 साल तक कर सकता था। उस समय जब मैंने रिजाइन किया तो मेरी एज 44 थी, ठीक। और मैं पिछले लगभग 7 सालों से 7 साल से लगे हर स्टेप की एसओपी लिख रहा हूँ, ठीक, कि कौन सी टेक्नोलॉजी सस्ती और अच्छी कैसे मिलेगी। आप देखिए छोटा सा देश कोरिया है, वो सेमीकंडक्टर बना रहा है। पहले हम गाड़ियों में चलते थे तो कहीं सेंसर होते थे? नहीं होते थे। आज सारी बात सेंसर पे आ गई, एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो इस देश में हमारा बहुत सारा पेरिशेबल आइटम्स पुअर इंफ्रा की वजह से कहीं ना कहीं 25% वेस्ट हो जाता है। अगर हम 25% वेस्ट को बचा लें और एफिशिएंसी इंप्रूव कर दें और एसओपी गांव पर लागू कर दें, दे दें, और उनको इस बात का इम्पोर्टेंस समा दें। और दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू, मतलब किसी के लिए भी सबसे अच्छा स्टिमुलस जो है वो पैसा है। हो सकता है अपनी अपनी भावनाएं अलग अलग हो सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.99% लोगों को जब मनी आती है तो आंखों में चमक आती है। तो सिंपल तरीका है कि, और 365 दिन का काम मिल गया और उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर दो, और वैल्यू क्रिएट करके उसको पैसा मिल जाए। चाहे वो मुर्गी पाल रहा हो, चाहे बकरी पाल रहा हो, चाहे सूअर पालन कर रहा हो, चाहे वो अपना घर में देखभाल भी कर लेगा। बशर्ते जो किसान परेशान है वो इसलिए परेशान होता है कि जो उसकी लागत मूल्य इतनी बढ़ती जा रही है और उसके पास वो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ तक जो एसओपीज़ हैं वो पहुँच नहीं रही हैं, और उसका जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से या बिचौलिए खा जाते हैं। अगर इन व्यवस्थाओं को थोड़ा दुरुस्त कर दो और ये लोगों को अवेयर कर दो, और इसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया, ये बड़ी तेज़ी से इंटरनेट 2 तरीके से है। बहुत से लोग इंटरनेट पे रील बनाने में लगे हैं, रील देखने में लगे हैं। ऐसे युवाओं के हाथ में अगर हम ऐसा काम दे दें, जब वो खुद ही अपने काम में लग जाएंगे, उनको काम का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसको पैसा मिलने लगेगा, तो बस फिर देर कहाँ है। इस देश का युवा और महिला मिल करके इस देश को आगे खड़ा कर देंगे। अब इंटरनेट क्रांति थी, अब तो हम तो उससे आगे बहुत गए हैं, एआई और एजीआई में पहुंच गए। तो एआई की क्या भूमिका रहेगी आपके इस टेक्नोलॉजी? जैसे मैंने सोचा, एआई क्या है कि कभी भी एआई जब तक हम फीडिंग नहीं करेंगे किसी चीज़ में, तब तक तो एआई जवाब नहीं देगी ना। डेटाबेस से आएगी ना, डेटाबेस पे आएगी ना। तो हमें करना क्या है, आज की डेट में रीच बढ़ानी है। तो जो टेलीमेडिसिन, अवेयरनेस, किसी को पशुपालन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब उसके हर नोट पे सिखाने के लिए करना क्या होगा, मान लीजिए अगर हम ये रीच बना दें कि 5 अच्छे डॉक्टर्स जो अपने अपनी फील्ड में 30 से 40 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर एसओपीज, उन्हें पता है कि इस क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर कौन सी डिजीज़ होती है या उनकी किसानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका डेटाबेस उनके एक्सपीरियंस उनके दिमाग में है, वो फीड कर दें, वो डेटा पूरा फीड कर दें। और वो रीच अगर हम उस किसान को ये पहुंचा दें कि ऐसे ऐसे सिम्टम डालोगे तो ऑटोमेटिक वो आंसर मिल जाए। जैसे आज एआई का हम जो प्रयोग करते हैं तो प्रॉम्प्ट डालते हैं कि प्रॉम्प्ट हमें ये चाहिए, तो वो उसका रिजल्ट देता है। तो आप सिम्टम्स डालोगे और पूरा रिजल्ट आपको दे देगा। सिम्टम्स तो वो डालेगा, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बेस्ड डॉक्टर से हमने डेटाबेस तैयार कर तैयार है, वो उसको चेक करेगा और आपके सामने उसका रिजल्ट दे देगा कि भैया कौन कौन सा आपको यहाँ पर दवाइयाँ होंगी प्रयोग और क्या क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट हो सकता है, मतलब बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा उसका, बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा विद मिनिमम पैसे से उसकी रीच में आ गया। और जब रीच में आ गया तो निश्चित प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। तो कॉस्टिंग क्या, उसकी रीच में होगा, सिंगल क्लिक पे होगा, सिंगल क्लिक पे कॉस्टिंग की बात करें जैसे, और सिंगल क्लिक पे हो गया। दूसरी बात, आपने जब देखा कि जब ये पहुंच गया उसका, अब उसका एनिमल, हमारे यहाँ 30 करोड़ पशु है जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से हैं। अब उसको ये नहीं पता कि डॉक्टर के पास जाने में टाइम लगा, फिर उसके बाद डॉक्टर नहीं मिला, रात को 2 बजे बीमार हो गया, जब रात को 2 बजे बीमार हो गया, उसकी हीट साइकिल ही मिस हो गई। अगर हमने इनफर्टिलिटी को एआई और अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टरों से सिर्फ ये सर्विस अकेली पहुंचा दी गांव तक, और उसको ये पता लग जाए कि मेरी 3 तरीके की क्लास हो गई मेडिसिन की, और ये सब चीज़ हमने
जैसे जो आपकी देसी दवाइयाँ जिसे कहते हैं गांव के लोग, बड़े अच्छे अच्छे समझदार लोग मिलेंगे आपको। उसकी एक एसओपी बन गई कि भैया आपके पास गांव के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनसे ये दवाइयाँ तैयार कर लो। उसके रीच में पहला प्रिस्क्रिप्शन। एक होम्योपैथिक भी एक ऑप्शन है, उसमें हमने होम्योपैथिक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया उसको। उसने अपने सिम्टम डाले, एनिमल की प्रॉब्लम डाली, और वो धीरे धीरे, हो सकता है पहली बार हमें 60% का रिजल्ट मिला, लेकिन पहले से तो बेटर हुआ ना, कुछ नहीं से। धीरे धीरे जब वो डेटा बड़ी संख्या में ऐड होता जाएगा तो वो 99% एक्यूरेसी पे पहुंच जाएगा 5 से 10 साल के अंदर, क्योंकि अपग्रेड होता जाएगा, रिजल्ट उसके शो हो रहे होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनफर्टिलिटी 30% जो एनिमल इनफर्टाइल हैं, जो मतलब हेल्दी एनिमल हमारे यहाँ क्या माना जाता है पशुपालन में, जिसको बुखार है या डायरिया हो रहा है, या ऐसे एनिमल को बुखार वाला मतलब नहीं है तो मतलब हेल्दी नहीं मान लिया जाता। हेल्दी मीन्स जिसका जेनेटिलिया जो 45 दिन बाद अपने बच्चा देने के बाद अगर रीहीट में आ रहा है तो उसे हेल्दी पशु कहा जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी दो बच्चों के बीच का जो काविंग इंटरवल होता है, दो बच्चों के बीच का, वो इतना लेंदी हो गया है। अगर हम सिर्फ इतने पे काम कर गए और टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये बहुत बड़ा इस देश के लिए, जो हमारी दूध की मिलावट की समस्या, प्रोडक्शन कम या वर्क नहीं होना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर आप कल्पना करिए 30 करोड़ पशु में अगर हम 1 महीने की हीट को मिस कर रहे हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 15,000 रुपये का नुकसान है। हम मान लेते हैं कि हमारे जानवर का एवरेज, चूँकि प्रति पशु अभी प्रोडक्शन 6-7 लीटर का है, तो हमने मान लिया कि 5 ही है, मान लीजिए गरीब किसान है, और अगर 7,500 मान लेते हैं। अब कल्पना करके देखिए कि 30 करोड़ पशु में से 99% पशु अपनी साइकिल से पीछे चल रहे हैं। अगर इनको 7,000 से गुणा कर दो 30 करोड़ को, तो इतने रुपए का नुकसान पर मंथ हो रहा है। तो कितनी इकोनॉमी बदल जाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ जाएगी। ये डेटा को समझने की ज़रूरत है। अगर आप जरा सा इस गणित को समझ लेंगे तो उसकी इमीडिएट बूस्टअप हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय, और साथ में वैल्यू एडिशन, महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं के हाथ में काम। अगर उनको क्यों भागना चाहता है पशुपालन से, अगर उसको 10,000 की नौकरी क्यों करने जाता है अपने आसपास, इसलिए जाता है क्योंकि उसको एश्योर्ड रिटर्न नहीं है। और एश्योर्ड रिटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि वो 365 दिन का उसे काम नहीं मिल रहा। और दूसरा, पशुपालन में अगर उसकी इनकम, इसीलिए बड़ी तेज़ी से आपने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बाहर के कंट्री से लौट के आकर के इस पशुपालन में अपना पैसा इन्वेस्ट करके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो मैंने भी इसी तरीके के स्टार्टअप में पशुपालन में प्रोक्योरमेंट को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के, ट्रेसिबिलिटी, ट्रैकिंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इनपुट सप्लाई, उसको जैसे आप इसको मैं ऐसी भाषा में कहूँ कि आपने देखा होगा अपने आसपास शहर में हम प्लेट लेते हैं। जब हमारे यहाँ घर में फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेट बुक करते हैं। वो अलग अलग उसकी रेसिपी ऐड करता जाता है कि 300 की प्लेट है, ये 600 की प्लेट है, ये 500 की प्लेट है, ये 900 की प्लेट है, ये 1000 की प्लेट है, ये 3000 की प्लेट है। तो वो क्या करता है, अरेंज करता है ना, हलवाई अरेंज करता है, चाइनीज़ फूड अरेंज करता है, पंजाबी फूड डालता है, देसी स्टाइल में दाल चावल रोटी सब्जी भी रखता है, साउथ इंडियन भी डालता है, पान वाला भी खड़ा करता है, फ्लेवर्ड मिल्क भी डालता है, स्वीट्स भी, ये सब स्टॉल्स बदलते जाते हैं और प्लेट बेचता है। तो इस देश के प्रत्येक किसान को, जो लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो तो बेच के चले आते हैं, लेकिन जो प्लेट बनाते हैं, कैटरिंग करते हैं, वो उसके कच्चे माल वाले को उसका उचित लाभ नहीं देते हैं। अगर उस उचित लाभ को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए जबकि रॉ मटेरियल इस देश के किसानों के खेतों में ही पैदा होता है, उसको पार्टनर मानिए, उसको अपना भाई मानिए। मैं कई देसी भाषा में समझाता हूँ, एक ट्रेन है। अच्छा, हम जैसे चर्चा में इतने टेक्निकल शब्द का हमने प्रयोग करा, या आप उस चीज़ को समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं चीज़ को, साइंटिफिक चीज़ों में आप बात कर रहे हो। एक आम आदमी पे आप जाते हो, आम किसान के पास जाते हो, आप जाते ही रहते हो गांव में, आप मैं देखा आप लगातार दौरा करते ही रहते हो, कैसे समझाते हो उनको? बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इस देश में 2 चीज़ों पे आप अपने, हर आदमी को पैसा प्यारा है, हाँ, पर 2 जगह सबसे अच्छे लेसन के जगह हैं। हाँ। एक, आप सब्जी मंडी चले जाइए, सब्जी मंडी के अंदर आपको परचेज करना सीख जाओगे। ठीक। मैं ये कहूँगा जितने भी आपके श्रोता सुन रहे हैं, वो मंडी जा कर के 15 दिन परचेज करने को सीखें।
जिस दिन आप मंडी सबसे अच्छा लेसन है, जगह है जहाँ पेरिशेबल गुड्स से लेकर के सारी चीज़ों को आप परचेज करना सीख सकते हैं। ठीक। दूसरा, इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब से लेकर अमीर तक अगर किसी चीज़ में चलते हैं तो इस देश की सबसे अच्छी व्यवस्था ट्रेन है। आप ट्रेन एक ही टाइम पे पहुंचती है, सबका एवरेज लाइफ स्पैन भी सेम है। कुछ लोग एसी फर्स्ट क्लास में चलते हैं, कुछ लोग एसी सेकंड क्लास में होते हैं, कुछ एसी थर्ड क्लास में होते हैं, कोई स्लीपर में होता है, कोई जनरल में होता है। ट्रेन पहुंचती एक ही टाइम पे। किसी की लाइफ कंफर्टेबल है और किसी की लाइफ डिस्कम्फर्ट के साथ भी होती है, पहुंचते एक ही टाइम में। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि उस जनरल डब्बे में सफ़र करने वाले लोगों को, उनकी इम्पोर्टेंस को, उनको साइंटिफिक और एसओपी समझाकर कि ये ट्रेन इस देश की, जैसे एक आपने देखा होगा पैसेंजर ट्रेन होती है, पेस कम है, सुपरफास्ट है, मेल है, राजधानी है, आजकल तो वंदे भारत आ गई और हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। तो ये क्या है? पेस है। पेस एंड कंफर्ट, इन दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें कि देश का प्रत्येक नागरिक बुलेट ट्रेन में चल सके, देश का प्रत्येक नागरिक एसी सफ़र कर सके, वो कब संभव होगा? क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक क्लास हैं। जाति और धर्म के आधार पर डिब्बे नहीं बने होते। डब्बे कैसे बने होते हैं? इकोनॉमिक क्लास से। और इकोनॉमिक क्लास क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगर इस देश के प्रत्येक नागरिक की, उसकी मेहनत का, उसको साइंटिफिक अप्रोच से प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दें तो निश्चित है कि सारे लोग एक दिन राजधानी की तरह ट्रेन में चलेंगे। और पेस बढ़ाने के लिए हम बुलेट ट्रेन का जो सपना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देखते हैं, वो सपना भी साकार इस देश का प्रत्येक नागरिक ही कर पाएगा। उसकी सहभागिता के बिना ये सपना पूरा नहीं हो सकता। पॉलिसी मेकर जो हैं इंडिया के, क्या आपकी अप्रोच रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सभी लोग रखते हैं, ऐसा नहीं है। अप्रोच रखते हैं आपकी? नहीं, मेरी अप्रोच कुछ थोड़ी है, मेरी कोई अप्रोच नहीं है। आपके जो व्यूज है, आपने जो बताई थी, इतनी चीजें बताई, क्या वो मेरे उस पे जो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज की डेट में? नहीं, मैं इसको इस तरीके वो से चीजें हो रही है इम्प्लीमेंट? इसको मैं ये कहूँगा कि आज मैं जो कुछ बोल पाया वो शिक्षा की वजह से बोल पाया। अगर मुझे छोटी सी नर्सरी क्लास में किसी अच्छे टीचर ने ना पढ़ाया होता, कॉलेज में अच्छे टीचरों ने नहीं पढ़ाया होता, या बहुत सारे साइंटिस्ट जो मेरे साथ के हैं उन सब लोगों ने रिसर्च करके आर्टिकल्स ना लिखे होते, तो मैं इतनी बात नहीं बोल पाता। और दूसरा, उससे बड़ी लैब अगर मेरे को इस देश के किसानों ने सर आंखों पे ना लिया होता और मुझसे इलाज ना कराया होता और मेरे साथ एसोसिएट ना हुए होते, तो मैं शायद इतनी धारदार तरीके से बात नहीं कर पाता। इंडिया की पॉलिसी में इस क्षेत्र में, डेयरी फार्म या तमाम पशुपालन में, क्या इंडिया की पॉलिसी जो बनती हैं उसमें कुछ कमियां देखते हो आप? क्या हैं कुछ कमियां? कमी पॉलिसी की नहीं है। पॉलिसीज हमेशा, कभी भी गवर्नमेंट कोई आए कोई जाए, पॉलिसीज गलत नहीं होती, इम्प्लीमेंट नहीं होती क्या? पॉलिसीज के बीच में जो गैप है, जो जिनके लिए बनती है, उसके बीच का जो गैप है, बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एजुकेशन, ये पहुंच नहीं पाती, और टाइम। तो इसको लिए ये पेस को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो इंटरनेट ने किया। इंटरनेट ने हर हाथ में मोबाइल पहुंच गया। हम लोग, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग BA MA PhD किए हुए हों, लेकिन उसको ज़रूरत किसी और चीज़ की है, शिक्षा की है। तो वो शिक्षा अब उसको जिस चीज़ से उसका जीवन यापन होता हो, उसके लिए सबसे पहले उससे कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, वो उस तक पहुंचना बड़ा आसान हो गया। तो ये 21वीं सदी का और टेक्नोलॉजी का भारत है, जिसके अंदर डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और आज अगर हम पड़ोसी देश चाइना की बात भी करें तो वो स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट के आधार पे आज विश्व में सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरर बना। और ये देश में भी कोई कमी नहीं है, इस देश के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग और पशुपालन और कृषि, टेस्ट ऑफ इंडिया, मैं इस सपना देखता हूँ कि जिस दिन टेस्ट ऑफ इंडिया ब्रांड हो जाए विश्व में, उस दिन इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकता। आप 20 साल 21 साल आपने प्रशासनिक सेवा करी है, इसमें लगे हैं, और अब जब आपने जॉब, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन था आपका, और उसके बाद में जॉब छोड़ के सीधे इस पे आपने अपनी रिसर्च पे आ गए, अपने जो आपका विज़न था उस पे आ गए, तो ऐसा लगता है नहीं कि जो पॉलिसियाँ बनती हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करो, तो वो अपने कंफर्टेबल जोन में होते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में होते हैं? ऐसा नहीं है। आपकी सोच के हिसाब से अगर वो करें कि
प्रोफेशनली जो हम बाहर कंट्री में होता है चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, नहीं ऐसा वो इंडिया में कमी है, इस चीज़ को आप समझते हो ना? ऐसा नहीं है। देखिए हिंदुस्तान इमोशनल देश है। हाँ, इमोशनल देश है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक बड़ा इमोशन है। कोई जाति के आधार पे इमोशन से जुड़ा है, कोई धर्म के आधार पे जुड़ा है। और आज की डेट में आज भी किसी भी देश के नागरिक में सभी में राष्ट्रवाद की बात भी है। हमारी संस्कृति में बहुत अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सी संस्कृति के नाम पे व्यापार कर जाते हैं। इसका मतलब वो गलत है। हम इमोशनल हैं तो गलत नहीं है। ऐसे में हमें ज़रूरत क्या है, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश और आगे बढ़ने का अगर हम हर आदमी की इच्छा शक्ति है, उसको डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। और सभी लोगों ने अपने अपने, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, सभी सरकारें आई गईं, सब ने अपने स्तर से जैसी परिस्थिति में देश मिला था उसमें उन्होंने करने का प्रयास किया है। और निरंतर लेकिन स्लो में, बहुत स्लो में ना, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत आज की दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। नहीं, अब वो टेक्नोलॉजी में फास्ट किया है। सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में अगर जो थे 90 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, चाइना ने स्टार्ट कर 94 में स्टार्ट कर दिया था। आज हम उनसे 30-40 साल पीछे है। आज भी इंडिया में सेमी कंडक्टर कंपनियां के नाम पर कुछ नहीं है। 1-2 कंपनी टाटा ने प्रयास किया, लेकिन सेमी कंडक्टर नहीं रहा है। आज के पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में देखें तो सेमी कंडक्टर का प्रयोग होता है। ताइवान जैसा छोटा कंट्री, चाइना तो बाद में 94 के बाद उन्हें इतना डेवलपमेंट किया मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, मेक इन चाइना के क्षेत्र में। अब जैसे इंडिया में मेक इन इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे ये पॉलिसी फेल क्यों आ रही है? आज भी हम मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, मोबाइल को लाते हैं कंट्रियों से, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी में? अब मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। हम किसी को, मैं किसी का नाम लेके कहूँ, अगर बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, हाँ, ने अगर कोई चीज़ आपने की तो कॉपी करके ओरिजिनल से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम ये बात को मैं थोड़ा सा नहीं कहता, उनकी मजबूरी हो सकती है। क्योंकि ये भारत जो है एशिया के अंदर अकेला ऐसा देश था जहाँ नदियों का जाल हो, इतनी संस्कृति हो, इतने तरीके के व्यंजन हो, टेस्ट हो। तो हम दूसरे को कॉपी करने ना जाएं। हम अपनी चीज़ के, जिसके वर्ल्ड लीडर रहे हैं, हम किस चीज़ के वर्ल्ड लीडर रहे हैं? अच्छा, मैं इसको ऐसे कहूँ, हमारे यहाँ लगभग 500 साल का मुगलों का शासन रहा। अंग्रेज आए, क्यों आए, क्या करने आए? इसका मतलब यहाँ के हुनरमंद ज़्यादा थे पहले, इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। अब भी है, अब भी है। इंडिया का ब्रेन सबसे वर्ल्ड में सबसे इसका मतलब माना जाता है। तो लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि इंडिया आज की डेट में, इंडिया का ब्रेन क्यों चले जाता है अमेरिका, क्यों चले जाता है दूसरे कंट्री? हमारी देश में वैल्यू क्यों नहीं होती, उनका प्रयोग सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है? अब उसमें इसका मुख्य कारण ये है कि अगर मैं इसके सारे केंद्र में लाऊं तो इसका मुख्य कारण है शिक्षा। क्योंकि हिंदुस्तान का युवा राजनीति में नहीं आना चाहता, जबकि सारी नीतियां कहाँ बननी है? सदन में। तो हमारा आदमी आज भी माइंड सेट में क्या मानता है कि हमें नौकरी करनी है और जीवन में पेंशन लेके चला जाना है। और हम बचपन से अपने, ये हमारी शिक्षा की कमी है। हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों से क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि अब 5 साल 10 साल ये सेवा दीजिए, 20 साल सेवा दीजिए, इसके बाद जो आप सीख के आए हो उसके आधार पे आगे कैसे बढ़ें। तो आप व्यापारी कैसे बने, मैन्युफैक्चरिंग। तो हम रोल मॉडल नहीं बन पाते अपनी जीवन में। हम एक जैसा जीना चाहते हैं, हम कंफर्ट जोन में हमारे, क्योंकि बचपन से हम उसको बार बार ये सिखाते रहते हैं। इसकी जगह इस तरीके की शिक्षा की ज़रूरत है कि आप 10 साल नौकरी करें, 20 साल नौकरी करें, उसके बाद इससे आगे नौकरी ना हो। चलिए ये लंबा सब्जेक्ट है, इस पर हम इसी विषय पे अगली ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे डॉक्टर साहब से ही। तो इसी वीडियो को हम अब यहीं समाप्त करते हैं और आपसे लगातार चर्चा रहेगी और विषयों पे बात होती रहेगी। तो आप देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी, जो आप हमारे इस पहले पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम लगातार बुलाते सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगे तो अमित जी के इस पॉडकास्ट में अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा। और आप लोगों के किसी तरीके के व्यूज़ आएंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से जो प्रायोरिटी होंगी उस पे विषय पे हम लोग ज़्यादा चर्चा में, किस विषय पे हम बात करें डॉक्टर साहब से, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। और हम आपको ऐसी नई नई पॉडकास्ट, नए नए लोग से चर्चाएं कराते रहेंगे, स्पेशलिस्ट लोग को लाते रहेंगे आपके बीच। और आप देखते रहिएगा हमारे साथ ये पॉडकास्ट। धन्यवाद।